हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो बच्चों, आज हम लोग फिर से कलम से क्रांति करने जा रहे हैं। इट मीन्स बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पूरा पूरा फॉर्मूला देखा था जिस पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो उसमें क्या था, काफ़ी डिटेल में डिस्कस हुआ था सारे फॉर्मूले पे। तकरीबन 2 घंटे की वीडियो है। अगर आपने नहीं देखा तो उसको आप एक बार एग्जाम से पहले ज़रूर देखना। मैं तो बोलूँगा कि एग्जाम से पहले उसको 3 से 4 बार आप देख लोगे तो आपका मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होगा, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, वो तो आपके उसी से सॉल्व हो जाने वाले हैं। ये वीडियो ले आने का पर्पज़ ये था कि कुछ बच्चों के डाउट थे कि सर, जो बड़े क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब जो फ़ॉर्मूला होता है वो हमें एक जगह अगर मिल जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो बच्चों, इस वीडियो को लाने का ज़्यादा से ज़्यादा पर्पज़ यही था कि सारे के सारे फ़ॉर्मूले आपको एक ही जगह मिल जाएँ। तो वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब क्लास आरजे क्लास 99। तो आज हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूलाज़ के बारे में। ठीक है? जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलो बच्चों, बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर का, दैट इज रियल नंबर। और रियल नंबर आपको पता है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर और होल नंबर, इंटीजर नंबर जितने भी होते हैं, सबके सब क्या होते हैं बच्चों, रियल नंबर होते हैं। ओके बच्चों, तो इसमें सबसे पहला जो आता है, इक्विलेटरल डिवीजन लेमा के बारे में है, डिस्कस करेंगे। तो इक्विलेटरल डिवीजन लेमा क्या है वो देख लो। लेमा में क्या कहता है, या एल्गोरिदम बोलो या लेमा बोलो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों लगभग लगभग सेम ही होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो वो बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो यहाँ पे अगर कोई भी फॉर्म, अगर a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख दिया जाए तो दैट इज, वो क्या होगा, इक्विलेटरल डिवीजन लेमा के फॉर्म में होगा, जहाँ पे a जो होता है वो आपका डिविडेंड होता है, b आपका डिवाइजर होता है, q आपका क्वोशंट और r आपका रिमाइंडर होता है। ऐसे समझना, जैसे सपोज करो आपको 7 को डिवाइड करना है 2 से, तो जनरली आप क्या करते हो बच्चों, 2 से डिवाइड करोगे 7 को तो कितनी बार में जाएगा, 3 टाइम में जाएगा। 2 3 जा 6 आया, बचा कितना 1। तो अब यहाँ पे जो हो जाएगा ना, ये जो पोर्शन है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डिविडेंड। क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम डिविडेंड बोलेंगे। ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा क्वोशंट हो जाता है। ये हमारा डिवाइजर, जिससे डिवाइड करेंगे वो क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा। और ये जो बचा ना नीचे, रिमाइंडर। तो अगर हमें 7 लिखना है तो 7 कैसे लिखेंगे, ये 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3, और ये जो लास्ट में 1 बचा है इसको ऐड कर देंगे। तो बच्चों, यही एक चीज़ है जो चीज़ आप बचपन से करते आ रहे हो, इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, तो ये आपका इक्विलेटरल डिवीजन लेमा था। चलो बात करते हैं नेक्स्ट का। तो नेक्स्ट के लिए थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। ठीक, फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक का। तो बच्चों, नेक्स्ट वाला देखो क्या है। नेक्स्ट में आपका है, दूसरा चैप्टर है, दैट इज अ एल्गोरिदम, पॉलिनोमियल। तो बच्चों, पॉलिनोमियल में हमें कुछ आइडेंटिटी है जिनके बारे में जानना जरूरी हो जाता है। जैसे पहले आइडेंटिटी आपको ये है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। याद रखना बच्चों, जब भी स्क्वायर का फॉर्मूला रहेगा और बीच में अगर प्लस है तो सारा का सारा प्लस होगा, अगर माइनस है तो केवल जहाँ पे 2ab है वही माइनस होगा, बाकी सबका सब प्लस होगा। इन दोनों में डिफरेंस देखो बच्चों, यहीं पे आपको डिफरेंस दिखेगा और कहीं भी आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, दूसरी बात, एक और फॉर्मूला आता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये क्या होता है, एक ब्रैकेट में दोनों को जोड़ देते हैं, एक ब्रैकेट में दोनों को माइनस कर देते हैं। ठीक है बच्चों, आगे क्या है, ए प्लस बी को होल क्यूब। तो इसमें सारे के सारे प्लस में होते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, फिफ्थ है आपका a माइनस बी का होल क्यूब। अब इसमें सारे के सारे माइनस वाले टर्म हो जाते हैं, क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। उसके बाद आता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, इसको, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम आते हैं। ये हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। कभी कभी इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में भी लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन हो जाता है, अब ये आपका हो जाता है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है बच्चों, क्या किया जाएगा, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ पे जैसे याद रखना, या इसके अकॉर्डिंग, अगर ये सब प्लस है तब तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, बट इन केस यहाँ पे कहीं माइनस कर दिया या यहाँ कहीं माइनस कर दिया तो थोड़ा सा फॉर्मूला में चेंज होगा। बट ये वाला जो पोर्शन है ना बच्चों, मेरे लाडो, ये वाला पोर्शन, ये कभी चेंज नहीं होगा, ये जैसा है ना बच्चों वैसा ही रहेगा, इसमें कभी चेंजेस करने की कोशिश मत करना, क्योंकि यहाँ पे सब स्क्वायर है। और हम जानते हैं माइनस ए का भी अगर हमने स्क्वायर किया तो आना है ये क्या, ए स्क्वायर ही आना है। ठीक है, और ए का भी स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर ही आएगा। तो इस चीज को याद रखिएगा, ये यहाँ से ए स्क्वायर से सी स्क्वायर का जो टर्म है, ये कभी माइनस नहीं हो सकता। अगर आपने माइनस किया तो आपने क्वेश्चन मतलब अपना गलत कर लिया, तो इस चीज को याद रखिएगा।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आगे हमारा क्या है उसको देख लेते हैं। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का है। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का मतलब क्या, पहले ये समझ लो कि अगर कोई भी टर्म्स कोई इक्वेशन कितने वेरिएबल्स हैं उसमें टू वेरिएबल्स, तो पहले इक्वेशन समझो क्या है कि जब किसी पॉलिनोमियल के को हम जीरो के इक्वल लिख दें, किसके इक्वल, जीरो के इक्वल, तो हमारा वो हो जाता है इक्वेशन। लीनियर का मतलब क्या हो जाएगा, लीनियर का मतलब कि जो इक्वेशन होगा उसकी जो डिग्री होगी वो वन होगी बच्चों। अब डिग्री वन का मतलब आपको पता ही है कि उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। ठीक है। टू वेरिएबल, वेरिएबल ऐसे टर्म्स को बोलते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। ठीक है, वो चेंज होते रहते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जैसा सिचुएशन है उस अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ देखो, जब कभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेगा लेने के लिए तो हम इसके दो ही स्टैंडर्ड फॉर्म लेते हैं। एक होता है a1x, यहाँ पे x होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो। तो बच्चों इसमें आपको तीन केस मिलते हैं। कितने केस मिलते हैं इसमें, तीन केस मिलेंगे। कौन सा, पहला केस मिलेगा कि जब दोनों इक्वेशन एक दूसरे को वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, वन पॉइंट पे क्या करें, इंटरसेक्ट करें। और दूसरा क्या होगा, नो पॉइंट, यानी किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करें। तीसरा क्या होगा, कोइंसाइड होगा। क्या होगा बच्चों, कोइंसाइड होगा, मतलब एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगे। तो पहले वाला जो केस आता है इसमें क्या होता है, दो लाइनें क्या करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। ये कब करेंगी, जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा तब। मतलब जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, मतलब इन दोनों इक्वेशन के जब रेशियो निकालेंगे, इन दोनों इक्वेशंस का जब रेशियो निकालेंगे, तो अगर यहाँ पे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हुआ, तब हम बोलेंगे इसका एक यूनिक सोल्यूशन होगा। इसको हम लोग यूनिक सोल्यूशन भी बोलते हैं, यूनिक सोल्यूशन या फिर वन सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, दूसरा आता है जब नो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। इस पे थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, पहले बात करें कोइंसाइड वाले के बारे में। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये सब इक्वल हो जाएंगे। और ये क्या हो जाएगा, ये आपका होता है मेनी सोल्यूशन। इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें मेनी सोल्यूशन हो गया। ये जो दो केस हैं, ये जो दो केस हैं इनको बोलते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, इनको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। और एक जो लास्ट वाला केस मैंने यहाँ पे छोड़ रखा है जिसके बारे में अभी डिस्कस करूंगा, कि यहाँ पे क्या होता है, a1 अपॉन a2 होता तो है इक्वल b1 अपॉन b2 के, बट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 के। इस केस में क्या होता है, नो सोल्यूशन। अगर नो सोल्यूशन होगा तो क्या होगा, लाइन जो होगी ना दोनों पैरेलल होती है। मतलब जो दोनों लाइन पैरेलल हैं डेफिनेटली सी बात है एक दूसरे को भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और जब एक दूसरे को भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो उनका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, तो यहाँ पे नो सोल्यूशन बोला जाए, या फिर हम बोल सकते हैं इसको क्या, पैरेलल लाइन। ठीक है बच्चों, पैरेलल लाइन इसको बोल सकते हैं। अब ये जो होता है ना, ये केस होता है इनकंसिस्टेंट का। पूछता है आपसे कि बताइए कंसिस्टेंट कौन सा है और इनकंसिस्टेंट कौन सा है, तो यही चीज यहाँ भी आपको रिटन फॉर्म में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा ये आता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या देखते हैं कि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मतलब इसका जो डिग्री होता है वो कितना होना चाहिए बच्चों, डिग्री इसकी टू होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए डिग्री इसकी, टू होनी चाहिए। तो अगर इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। हम यहाँ पे जनरली क्या करते हैं, इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। तो अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो और हम उसका फैक्टराइजेशन न कर पाए, तो ये आप वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। ये क्या है, एक्स स्क्वायर टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, अपॉन टू ए। ठीक है, तो ये क्या होता है बच्चों, ये जो आपका आता है ना, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस वन अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर सी अपॉन टू ए, इस फॉर्मूले से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड कर सकते हो। इसको हम लोग जनरली श्रीधराचार्य का रूल भी बोलते हैं, श्रीधराचार्य लॉ भी बोलते हैं इसको, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लॉ भी बोलते हैं। तो जो भी बोलना चाहे आप बोल सकते हो, इससे रूट बड़े आराम से आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पे आप देखोगे सर यहाँ पे तो डी लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है, डेफिनेटली सी बात बच्चों, ये जो डी होता है इसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस फोर सी। और यही डी डिसाइड करता है, यही डी बच्चों डिसाइड करता है कि रूट इक्वल्स होंगे
क्योंकि देखो क्वाड्रेटिक है तो इसके 2 रूट आएंगे, याद रखिएगा। जितना पावर होता है उतने उसके रूट आते हैं। तो यहाँ पे डी यही डिसाइड करेगा कि इसके रूट इक्वल हैं कि इसके रूट क्या है, इमेजिनरी है, ठीक है। कि एक और कंडीशन आएगा इसके रूट के। तो देखो इक्वल कब रूट के आएंगे, जब क्या होगा, जब 20 जो डी की वैल्यू है, जो डी की वैल्यू वो 0 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। इस केस में क्या होते हैं, इसके रूट्स क्या होंगे, इसके रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब जो भी अल्फा आएगा वही क्या होगा, बीटा होगा, ठीक है। दूसरा केस क्या होता है कि जब डी की वैल्यू ना छोटी हो जाए, किससे, 0 से हो जाए। अब डी की वैल्यू 0 से छोटी होगी, इसका मतलब क्या हो गया, माइनस में चला गया डी की वैल्यू। तो ये केस होता है इमेजिनरी का, ठीक है। यानी इसके रूट पॉसिबल होते हैं बट कैसे, इमेजिनरी में होते हैं। तीसरा केस होता है बच्चों कि जब रियल नंबर हो, क्या हो, एक रियल नंबर हो, मतलब डी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो जब डी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा मतलब 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, तो इसका कोई ना कोई वैल्यू होगा, ठीक है। तो ये 3 केस इसी के थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं। तो ये इस पे तो पूरी पूरी एक एक्सरसाइज है, आप लोग देख लेना। दूसरी चीज क्या पूछता है कि इक्वेशन दे देगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इक्वेशन देने के बाद पूछेगा, बताइए इनके जो रूट्स हैं उनका सम क्या होगा। तो सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये होता है माइनस बी बाई ए, और इनके प्रोडक्ट जो होता है अल्फा इंटू बीटा, ये होता है क्या, सी बाई ए। तो इस चीज को याद रखिएगा बच्चों, और इससे क्वेश्चन आता है डेफिनेटली, एक ना क्वेश्चन डेफिनेटली एक दो क्वेश्चन इसमें से टपक जाते हैं। जनरली क्या क्वेश्चन पूछता है, अगर जैसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ तो ये पूछ लेगा, 1 या 2 मार्क्स में तो ये पूछ लेगा। और जैसे 3 मार्क्स या 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन बनेगा बच्चों ना, वहाँ क्या पूछेगा, वहाँ पूछेगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू बताइए, क्या होगा। एक इक्वेशन दे दे के ये पूछ लेगा। दूसरा क्या पूछेगा कि चलिए बताइए 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताइए, ठीक है, ये पूछ लेगा। या फिर सीधे पूछेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताइए, ठीक। तो जनरली आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो याद रखिए कि ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपके काफी बनते हैं, ठीक है बच्चों। आगे आओ, आगे बढ़ते हैं। कुछ बेसिक फॉर्मूलेस हैं जिनके बारे में हमें देखना है, जैसे क्या, कि जैसे आपके ये फॉर्मूले देखो, बोट स्ट्रीम से रिलेटेड जो फॉर्मूले होते हैं वो। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आता है, एक डाउन स्ट्रीम का आता है, एक अप स्ट्रीम का आता है। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया कि जैसे अगर जो रिवर है, जो आपका रिवर है उसका फ्लो इधर ही है, ठीक है, फ्लो क्या हो रहा है, इधर ही हो रहा है। और आप भी जो अपनी बोट चला रहे हो ना, आपका जो बोट है उसका भी डायरेक्शन इधर ही है, ठीक है। तो जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम में स्पीड हमेशा क्या होती है, मैक्स रहती है। स्पीड क्या हो जाती है, सपोज करो इसकी अगर मैं मान लेता हूँ u है और इसकी स्पीड v है, तो ये क्या हो जाएगी, u प्लस वी हो जाएगी। और अप स्ट्रीम मतलब जस्ट इसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है, क्या होता है, रिवर का फ्लो अगर इधर होता है और आपकी बोट अब इधर चलने लगी, ठीक है। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा v माइनस यू, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, v माइनस यू। तो यहाँ पे देखो जैसे है डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कोशिश यही है मेरी कि पूरा का पूरा आपको सारे फॉर्मूले बहुत जल्दी ही टर्म में समझा दिए जाए। दूसरा देखो बच्चों क्या आ जाता है यहाँ पे कि अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन के बारे में बात बताऊं, तो जैसे इस नेचुरल नंबर का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। क्या होता है, जैसे मान लो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले आप देख रहे हो ना, सॉरी सारे के सारे नंबर आप देख रहे हो ना, 1 2 3 से लेकर 10 तक है। तो अगर मैं यहाँ से 2 में से 1 माइनस करूँ तो मुझे 1 आएगा, फिर 3 में से मैं 2 माइनस करूँ तो भी मुझे 1 आएगा, 4 में से 3 माइनस करूँ तो भी 1 आएगा। तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल अरेंज फॉर्म में है। या फिर मैं ऐसे लिखूं कि 2 का टेबल ही 2 4 6 8 10। तो अभी भी मैं देखूंगा ना, तो 4 में से अगर मैंने 2 माइनस किया तो भी 2 आएगा मेरे पास, 6 में से मैंने 4 माइनस किया तो भी 2 आएगा मेरे पास, 8 में से मैंने कितना माइनस किया बच्चों, 6, तो भी कितना आया, 2। तो आप देख सकते हो हर केस में क्या हो रहा है, ये जो डिफरेंस आ रहा है इक्वल आ रहा है। तो ये जो डिफरेंस होता है इसको बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर कोई भी nth टर्म पूछ लेगा, अगर एक इक्वेशन दे दे, इसमें जनरली क्या देगा आपको, फर्स्ट टर्म दे देगा, फर्स्ट टर्म दे देगा कि चलो फर्स्ट टर्म मान लो आपका 4 है, ठीक है। और बोल दिया कॉमन डिफरेंस जो है आपका
कॉमन डिफरेंस जो है वो आपका 1 है, 1 नहीं चलिए 2 मान लीजिए, कॉमन डिफरेंस कितना है 2 मान लीजिए। तो पूछेगा चलिए बताइए फोर्थ टर्म क्या होगा इसका, इसका फोर्थ टर्म क्या होगा। तो n की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 4। तो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एन की जगह हम रखेंगे ए फोर क्योंकि फोर्थ टर्म पूछा है, तो ये हो जाएगा ए फोर, मतलब एन की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 4 हो गई। ए की वैल्यू हमारी है 4 प्लस यहाँ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 माइनस वन और इंटू टू, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 में से 1 जाएगा तो 3, 2 जा 6, मतलब कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, तो फोर्थ टर्म कितना हो गया बच्चों 10 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है सिंपल। दूसरा इसका आ जाता है सम ऑफ nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एस एन इज गिवन एज, तो अगर ऐसे दे दे कि पूरा इक्वेशन दे दे, ठीक है, पूरा का पूरा आपको सीरीज दे दे और बोले कि बताए इनका सम कितना होगा। तो बच्चों जब सीरीज दे दे और इसका सम पूछे तो बड़े आराम से इसका कर सकते हो। कैसे होता है इसका फॉर्मूला, क्या होता है इसका फॉर्मूला, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दूं, आपको थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रही होगी। हाँ, नो नो इट्स नाइस। यस बच्चों, अभी देखो यहाँ पे क्या है, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है क्या कि एस एन, यानी इसको सम ऑफ एन टर्म बोलते हैं, एस एन इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टू। एक चीज मैंने आपको बताना भूल गया, आप देखो टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, टी एन बोलो चाहे ए एन, दोनों के आउट सेम होता है, इसमें कोई अलग चीज नहीं है। तो टी एन क्या होता है बच्चों आपका, ये होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब जैसे मैंने बोला चलो बताओ आप सेवेंथ टर्म बताओ, तो टी सेवन क्या होता है, ये हो जाएगा ए प्लस सेवन माइनस वन इंटू डी। तो मतलब क्या हो गया a प्लस सेवन माइनस वन, मतलब आया बच्चों 6d। ठीक है, तो अगर यही हो जाए t5 हो जाए तो क्या हो जाएगा a प्लस 4d, t4 हो जाए तो a प्लस 3d। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक, और याद रखिएगा अगर बोले कंटिन्यू तीन ऐसे अरिथमेटिक के प्रोग्रेशन आप लीजिए, तो पहला आप लीजिएगा a माइनस डी, दूसरा आप a लीजिएगा और तीसरा a प्लस डी लीजिएगा, आपको क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक, चलिए बात करते हैं सिमिलरिटी ऑफ अ ट्रायंगल का। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि अगर दो ट्रायंगल हमने लिए, हमने क्या किया दो ट्रायंगल लिए और दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर हैं, तो बच्चों हम उसके लिए कुछ प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, वो प्रॉपर्टी क्या है वो देख लेते हैं। तो अगर दो ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पीक्यूआर के सिमिलर है, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होता है वो भी क्या होता है इक्वल होता है। जैसे सपोज करो अगर हमारे पास यहाँ पे दो ट्रायंगल है, मैं यहाँ पे फिगर ही ड्रॉ कर लेता हूँ दो ट्रायंगल का। देखना बच्चों, सपोज करो मेरे पास एक ट्रायंगल ये है, ठीक है, और एक ट्रायंगल हमारे पास ये है। अब हमने इसको प्रूव कर रखा है। देखो थ्योरम तो मैं यहाँ पे नहीं करा सकता, क्योंकि नहीं करा सकता बच्चों, क्योंकि इतना हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत जल्दी से सबको कवर करना है, तो थ्योरम तो नहीं करा पाएंगे, लेकिन इसके बारे में आपको आइडिया जरूर दे देते हैं। ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। ठीक है, ये आपका P हो गया, Q हो गया और R हो गया। अगर ज़्यादा डाउट होगा कि हाँ सर अगर रिक्वेस्ट आती है कि सारे थ्योरम इसका एक ही वीडियो में करके दे दीजिए, तो मैं वो भी आपके लिए कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखो अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये जो ट्रायंगल ABC है ये सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड होते हैं, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड मतलब क्या, अगर मैंने AB लिया तो यहाँ मैं PQ लूंगा, तो देखो आपका AB अपॉन PQ हो गया। इसका जो रेशियो होगा उसका रेशियो इक्वल होगा किसके, BC अपॉन QR के, और इसका AC अपॉन PR के भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। चलिए, और इसी के साथ एक और भी रिलेशन ये है कि अगर ये दोनों सिमिलर हैं, क्या है बच्चों, अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इनका जो एरिया का रेशियो होगा उनके साइड के करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर आएगा। मतलब क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे जो हमने चीज किया था अब इनका रेशियो एरिया में निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये AB अपॉन PQ को होल स्क्वायर, BC अपॉन QR का होल स्क्वायर और C अपॉन PR का होल स्क्वायर, ये चीज हो जाता है। एक चीज और चीज है मैं यहीं पे मेंशन कर देता हूँ, अगर याद रखना अगर कोई ट्रायंगल है, जैसे मैं मान लिया PQR कोई ट्रायंगल है और Q पे क्या है 90 डिग्री बना रहा है, मतलब एक ये क्या है बच्चों एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इससे अगर हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया, इससे हमने क्या किया एक परपेंडिकुलर लाइन
ड्रॉ कर दिया, तो अब जो बना, जैसे मान लो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया तो किसी न किसी पॉइंट पे आके पड़ा, तो मैं इसको मान लेता हूँ पी क्यू आर एस, इसको मैं मान लिया एस, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे 3 ट्रायंगल बने, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो अब आपको यहाँ 3 ट्रायंगल मिले, कौन कौन से? पहला तो ट्रायंगल मिलेगा ट्रायंगल पी क्यू आर, दूसरा ट्रायंगल मिलेगा आपको, क्या मिलेगा बच्चों? इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखो, पी क्यू आर नहीं लिखेंगे इसे, रीजन बताऊंगा क्यों नहीं लिखेंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्रायंगल क्यू पी आर, दूसरा ट्रायंगल हमारा बना, क्या बना? पी एस क्यू, पी एस क्यू, और उसके बाद एक और एंगल बना पी एस आर, पी एस आर, ट्रायंगल पी एस आर। ये तीनों क्या होंगे? ये सब के सब सिमिलर होंगे आपस में भी, इस चीज को याद रखिएगा, बड़ा अच्छा सा ये रूल है, ठीक है। और एक आपका पाइथागोरस थ्योरम, वो तो आपको पता ही है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड के स्क्वायर क्या होता है? अदर दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ठीक है। चलो बच्चों आ जाओ कोऑर्डिनेट में चलते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अब ये अच्छा टॉपिक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चंस काफी आते हैं। देखो बच्चे इसमें है क्या, पहला तो आपका आता है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला मतलब क्या, कि जैसे अगर मान लो एक दो पॉइंट हम ले लेते हैं, मान लो मेरा एक लाइन है, हमने क्या किया यहाँ पे 2 पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट हमने ए ले लिया, दूसरा पॉइंट हमने बी ले लिया। पहला जो पॉइंट है उसकी कोऑर्डिनेट है x1 y1, दूसरा जो पॉइंट है उसकी कोऑर्डिनेट है x2 और y2, दो कोऑर्डिनेट हो गए। अब दो कोऑर्डिनेट होने के बाद ना हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू बताना है, इनका बीच डिस्टेंस कितना है। तो इसके लिए सीधे सीधे फॉर्मूला हमारे ये आता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप इसको y1 माइनस y2 और x1 माइनस x2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आता है सेक्शन फॉर्मूला, मतलब अगर ये लाइन ए बी है, इसको किसी कोई पॉइंट यहाँ पे सी है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, किस फॉर्म में कर रहा है? एम एन रेशियो में कर रहा है, ठीक है। एम रेशियो एन में क्या कर रहा है, इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। तो आपको बताना है इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो सी के कोऑर्डिनेट के लिए इसको सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पहले एक्स के कोऑर्डिनेट के लिए एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एन एम प्लस एन, और दूसरा क्या हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट के लिए, ये बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट के लिए है, ये आपका वाई कोऑर्डिनेट के लिए क्या हो जाएगा, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, ठीक है। दूसरा मिड पॉइंट, अगर इसका ये मिड पॉइंट है, ये अभी सेक्शन फॉर्मूला ना रखे, क्या बन गया ये मिड पॉइंट। जैसे अब ये क्या है आपका सेक्शन फॉर्मूला नहीं है, अब ये क्या है आपका मिड पॉइंट है। तो जब हम मिड पॉइंट के बारे में बात करेंगे, ये सी जो है ना, ये क्या है, इसको मिड पॉइंट लिख दो, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन से पेपर खराब होगा। तो जब मिड पॉइंट की बात करेंगे तो इन दोनों का सम करके, जैसे x1 प्लस x2 बाई टू ये x का हो जाएगा, और y1 प्लस y2 बाई टू ये y का हो जाएगा, यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे एरिया पूछ ले, क्या पूछ ले बच्चों, एरिया पूछ ले, तो देखो एरिया कैसे निकालोगे, अगर कोई ट्रायंगल दे दिया, अब ट्रायंगल कैसे देगा, यहाँ पे देखो, अभी हमारा क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया एक। अभी ये ट्रायंगल है तो ये किसी न किसी कोऑर्डिनेट के बेस पे होगा। तो जैसे मान लेते हैं हमारा कोऑर्डिनेट दे देता है, पहला कोऑर्डिनेट देता है, सपोज करो ए बी और सी 3 पॉइंट है, ये दे दिया आपको x1 y1, ये दे दिया आपको x2 y2, और ये वाला कोऑर्डिनेट दे दिया बच्चों x3 और y3। ये 3 कोऑर्डिनेट आपको मिल गए। अब यहाँ से क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना। तो इसका एरिया फाइंड करना बहुत इजी, क्या हो जाएगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। बहुत इजी से आप जनरली इसका फॉर्मूला लगा सकते हो। अब इसको याद करने का तरीका समझो, पहले क्या x1 आया, फिर x2 आया, फिर x3 आया, मतलब ये तो चला बच्चों कैसे, सॉरी ये चला कैसे, ये चला बच्चों बिल्कुल एक सलीके से चला कि x1 था, उसके बाद x2 आया, उसके बाद x3 आया, मतलब ये चला बिल्कुल सलीके से। थोड़ा सा इसमें चेंज हुआ, देखो x1 है तो यहाँ y1 नहीं आया है, इस चीज को याद रखना। मतलब ये क्या चला, ये चला y2 से y3 चला, y3 से y1 आया, मतलब ये भी बिल्कुल सलीके से चला है। आपको बिल्कुल ऐसे समझिएगा कि यहाँ पे x1 y2 y3 मतलब 1 2 3 है, फिर 2 3 1 है, फिर 3 1 2 है। इस चीज को याद रखिएगा, नंबर याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारी
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बच्चों ये थोड़ा सा आपके लिए टफ पड़ता है, बट मैं तो कहूंगा बेटा सबसे इजी अगर कोई टॉपिक है ना तो वो ट्रिग्नोमेट्री है। तो मैं तो कहूंगा, सजेशन आपको दूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री पे भी पर्सनली मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लेना, ठीक है। केवल उसमें सारे फॉर्मूले जो होंगे उस पर मैं डिस्कस करूंगा, और ये जो वैल्यू कैसे आई ना इस पे मैं डिस्कस करूंगा। और आई एम श्योर केवल आपको साइन की वैल्यू याद रख लीजिएगा, उसके बाद ना तो आपको कॉस, ना तो आपको टैन, ना तो कोसेक, ना तो सेक, ना तो कॉट, किसी की वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारे वैल्यू ऑलरेडी याद हो जाएंगे। तो कुछ बेसिक फॉर्मूला है, जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है। टैन स्क्वायर ए प्लस 1 कितना होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 कितना होता है, कोसेक स्क्वायर ए होता है। अब साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/√2, 60 की वैल्यू √3/2 और 90 की वैल्यू 1। तो ऐसे ही सारे वैल्यू ये गिवन है, तो इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं तो कहूंगा उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, और मैं जल्दी से उस वीडियो को अपलोड कर दूंगा। चलो बच्चों, आता है अगला हमारा टॉपिक सर्कल, जो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके पीछे रीजन है इंपॉर्टेंट होने का, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं और बच्चों को थोड़ा सा ये क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो बच्चों अगर सर्कल की बात करें तो सपोज करो ये हमारा सर्कल हो गया, ठीक है। अब बहुत अच्छा तो नहीं बना, लेकिन सपोज कर लो, सपोज करने के लिए बोला था मैंने, क्योंकि मैं जानता था मेरे से सर्कल अच्छा नहीं बनने वाला। अब देखो बच्चों, अगर ये सर्कल है तो सर्कल का कोई ना कोई पॉइंट होगा जिसको मैंने बोला ओरिजिन, ठीक है। अब ओरिजिन से अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो गया, आर रेडियस हो गया। क्योंकि ये जो होता है ना, ये ऊपर वाला जो आप देख रहे हो जो पूरा राउंड बना रहा है, ये होता है इसका सरकमफेरेंस होता है। और यहीं से अगर मैंने एक और लाइन ड्रॉ कर दी इस पे, तो ये भी हमारा हो गया आर रेडियस। तो दो रेडियस के बीच का जो एरिया होता है इसको बोलते हैं बच्चों क्या, इसको बोलते हैं हम सेक्टर। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, सेक्टर। तो जनरली आपसे पूछेगा कि इस सेक्टर का एरिया बताओ। तो एरिया ऑफ दिस सेक्टर क्या होता है, ये होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर क्या, अब थीटा कहाँ आ गया सर, थीटा ये जो देगा ना, ये कोई ना कोई थीटा वैल्यू दिया रहता है, ठीक है। तो बस थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करो, 360 रखो और पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर बड़े आराम से आ जाएगा। दूसरा पूछता है कि ये जो लेंथ है, ये जो आप लेंथ यहाँ से यहाँ तक चल रहे, ये वाली लेंथ, यस बच्चों बिल्कुल, ये वाली जो लेंथ है इसकी लेंथ बताइए कितना। जैसे अगर मान लो ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी। तो इसकी लेंथ कैसे निकालोगे, इसकी लेंथ भी ठीक वही करोगे, 3/660 इंटू 2πr। आप इससे इसका निकाल सकते हो। दूसरा क्या होता है, जब ए और बी को हम ज्वाइन कर देते हैं, ए और बी को हम ज्वाइन कर देते हैं, तो ये जो एरिया होता है, ये वाला एरिया, ये हो जाता है इसका सेगमेंट। क्या हो जाता है इसका, सेगमेंट हो जाता है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालते हैं, तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे, देख लो, इसको भी देख लो। एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस। अब एरिया ऑफ सेक्टर से, इस सेक्टर से अगर इस ट्रायंगल को हम माइनस कर दें तो बड़े आराम से हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो इससे आप निकाल सकते हो। चलिए अगला टॉपिक हमारा क्या बच्चों, मेंसुरेशन। तो देखो मेंसुरेशन में भी हम लोग किसके बारे में डिस्कस करते हैं, चलिए। तो मेंसुरेशन में भी देख लेते हैं, काफी अच्छा टॉपिक हो जाता है मेंसुरेशन यार, क्योंकि बहुत इजी होता है और इससे क्वेश्चंस काफी आसानी से आ जाते हैं, इसके सोल्यूशन भी काफी इजी हो जाते हैं। देखो बच्चों, मेंसुरेशन में आते हैं, जनरली है क्या। मेंसुरेशन में हमारा पहले टॉपिक से डिस्कस करते हैं, तो ये हमारा हो जाता है क्यूबाइड। क्यूबाइड में क्या होता है, एक ऐसा फिगर, जैसे आपको बुक किया, सिंपल सी बात है। अब अपना बुक उठा के देखो, वो एग्जांपल है किसका, क्यूबाइड का। या फिर आप जब स्कूल में जाते हो तो आप जो डस्टर देखते हो ना, आप डस्टर देखते हो, तो वो भी एक एग्जांपल है किसका, क्यूबाइड का। तो इसका जो वॉल्यूम होता है, ये होता है LBH, मतलब तीनों साइड का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। इसका लिटरल सरफेस एरिया, लिटरल सरफेस एरिया मतलब इसके ऊपर वाले पोर्शन को और नीचे वाले पोर्शन को हम छोड़ रहे हैं, केवल इधर इधर साइड को ले रहे हैं, तो ये हो जाता है 2HL+B, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और जब इसका टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, तो हम पूरे के पूरे एरिया, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं सारों सबकी बात करते हैं, तो ये हो जाएगा 2LB+BH+HL, ठीक है। इसको याद रख लीजिएगा। क्यूब के बारे में बात करें तो बिल्कुल सेम वही होता है, बस इसमें क्या होता है, जहां L होता है, वो जो LBH होता है, सबके सब बराबर हो जाते हैं, ठीक है। सबके सब क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो ये हो जाता है A क्यूब, मतलब LBH होगा इसका भी। अब ABH तीनों बराबर है किसके, A के, तो ये हो जाएगा सीधे A क्यूब हो जाएगा। इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 4 स्क्वायर होता है।
इसका टोटल सरफेस एरिया 6a² होता है, क्योंकि इसके जो फेस होते हैं 6 होते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चों आपको समझना चाहिए वो है आपका सिलेंडर। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है सिलेंडर, इसके पीछे रीजन है उसके इंपॉर्टेंट होने का, कि जो भी आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है उसमें क्या होता है, ये जो होती है ये पोर्शन इसकी हाइट होती है, और ये जो गोला सा बनता है ना, ये इसका बनता है एक सर्कल टाइप का। क्या बनता है? एक सर्कल टाइप का। तो जब हम इसके वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं, उसका वॉल्यूम तो बड़े आराम से निकल जाता है, πr²h। ठीक है, लेकिन जब इसके CSA की बात करते हैं, CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया, मतलब हमने कर्व सरफेस एरिया की बात की, तो मतलब हमने केवल इस पोर्शन की बात की, बस इस पोर्शन की बात की हमने। हमने ना तो इसके ऊपर वाले पोर्शन की बात की और ना ही हमने नीचे वाले पोर्शन की बात की, तो मतलब बस इसके इधर वाले पोर्शन की बात की। तो ये हो जाता है 2πRh। तो जब कभी भी इसका CSA या फिर कर्व सरफेस एरिया पूछेगा तो हम क्या निकालेंगे? इसका 2πRh निकालेंगे। ठीक है, दूसरा क्या आता है हमारा? दूसरा आपका जो TSA आता है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, हम इस पोर्शन की तो बात करते ही करते हैं। ठीक, मैं थोड़ा सा इसको क्लीन करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, मतलब क्या होता है, हम इस पोर्शन की तो बात करते ही करते हैं, साथ में ये जो दो सर्कल बने होते हैं, एक ऊपर वाले पोर्शन पे, एक नीचे वाले पोर्शन पे, इसकी भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, 2πRh इंटू 2πr²। अब ये कहाँ से आया? तो भाई ऊपर का ये जो सर्कल है इसका एरिया होता है πr², और नीचे का जो सर्कल है इसका भी एरिया होता है πr²। अब इन दोनों एरिया को जब ऐड कर देंगे तो ये 2πr² होगा कि नहीं होगा? बेसिक सी बात है, होगा। तो यहाँ से आ जाता है ये 2πr²। ठीक है, तो इसे चीज राइट सर्कुलर कोन के बारे में बात करें तो ये हो जाता है भाई आपका ये देख लीजिए फिगर। ठीक है, तो ये जो स्लैंट होती है ना, ये स्लैंट हाइट, जैसे ये वाली हाइट जो आप देख रहे हो, इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। इसको दिखाते हैं एल से। इसका एल का वैल्यू कैसे निकालते हैं? ये हो जाता है h² प्लस r²। जनरली देखा जाए तो ये जो बना रहा है एक राइट सर्कुलर, एक सॉरी, ये क्या बना रहा है? एक राइट ट्रायंगल बना रहा है। तो राइट ट्रायंगल में ये जो 90 डिग्री हो जाता है तो ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो जनरली सी बात है, इन दोनों का स्क्वायर क्या होता है? इस हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अब इसका जो वॉल्यूम होता है ये होता है 1/3πr²h। ठीक है, क्या होता है बच्चों? 1/3πr²h। अब देखो 1/3πr² हो गया, तो ये πr²h किसका होता है? ये होता है बच्चों सिलेंडर का। इसी में 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसका हो जाएगा? कोन का हो जाएगा। और इसका CSA कितना होता है? ये πrl हो जाएगा। और इसका TSA कितना होगा बच्चों? TSA जब निकालेंगे तो πrl+r। ठीक है, चलिए स्पेयर के बारे में बात करें तो स्पेयर आपको एक क्रिकेट बॉल समझ सकते हो। जो आपका क्रिकेट का बॉल होता है वो भी एक स्पेयर ही होता है। इसका एरिया, इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? तो वॉल्यूम होता है 4/3πr³। और इसका जो CSA और इसका TSA दोनों सेम होता है। ठीक है, याद रखिएगा स्पेयर का। लेकिन जब हम हेमिस्फेयर की बात करेंगे तो थोड़ा सा कुछ चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हेमिस्फेयर को 20 से काट दिया जाता है। तो जब किसी बॉल को आप 20 से काट दो, यानी जो क्रिकेट बॉल आप देखते हो ना, तो जहाँ पे उसकी सिलाई होती है ना, वहां से उसको काट दो। तो जब वहां से उसको काटोगे तो वो हो जाएगा एक हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा? 2πr³ इसका वॉल्यूम, और 2πr² इसका क्या हो जाएगा? CSA। और इसका TSA थोड़ा चेंज होगा, ये हो जाएगा 3πr²। क्यों? क्योंकि ये भी एक एरिया आ जाता है इसका। ठीक है, चलिए तो ये चीज समझ में आ गया। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है। तो इसमें क्या है वो भी देख लेते हैं। देखो बच्चों, जब हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक का तो इसमें जनरली हमें देखना होता है मीन, मीडियन और मोल। तो जब अन ग्रुप डाटा रहता है तब कैसे निकालते हैं? तो मीन क्या हो जाता है? सबको ऐड करके जितनी बार वो होता है उससे, यानी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है बच्चों, मीन कैसे निकालते हैं? मीन तो देखो यहाँ पे दो तरीके होते हैं। पहला ऑड के लिए, दूसरा इवन के लिए। अब ऑड के लिए क्या होता है? ऑड के लिए तो बहुत इजी है। जैसे यहाँ पे क्या होता है n+1/2 टर्म, बस टूथ टर्म, ये ऑड के लिए होता है। लेकिन जब इवन के लिए होता है तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। क्या होता है? n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म और सबके बाई 2। ठीक है, ये दो फॉर्मूले होते हैं। ये ऑड के लिए होता है, ये क्या होता है? इवन के लिए होता है। ये कब है? जब अनअरेंज में होता है। और मोड क्या होता है? मोड ऑफ द स्टैटिस्टिकल डाटा इज द वैल्यू ऑफ द दैट वेराइटी विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, जो क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आएगा वो हमारा डाटा हो जाता है। ठीक है, यानी जिसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है? बहुत ही ज्यादा होती है, तो वो हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज तो हो गया। आगे देखो बच्चों, तो ये तो किसके लिए हो गया?
यानी अनग्रुप्ड के लिए होता है। लेकिन जब डाटा आपको ग्रुप में दे दे, मतलब जैसे आपको जो टेबल बना के दे दिया जाता है ना, उस ग्रुप में दे दिया जाए, तो मीन कैसे निकालेंगे? तो मीन का एक सिंपल सिंपल सा फॉर्मूला होता है, एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिंपली आप इस फॉर्मूले को यूज करके आप बड़े आराम से वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, मीडियन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच हो जाता है। और मोड क्या हो जाता है, एम ओ एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो जनरली आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। लास्ट बट नॉट लिस्ट, क्योंकि इसके बाद भी मैंने जैसा कि बताया कि ट्रिग्नोमेट्री का पूरा चैप्टर लेकर आ रहा हूँ, तो उसमें एक चैप्टर तो पूरा पढ़ा हुआ है मेरे चैनल पे, आप जाके देखोगे तो मैं चलिए उसके भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री का पूरा इंट्रोडक्शन और पूरी एक्सरसाइज कराई है। बट अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री का जो अपलोड करूंगा वीडियो, जनरली उसमें केवल हम ये जो फॉर्मूले कैसे आए उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर देखना चाहते हो तो उसको भी वीडियो जाके देख सकते हो, या फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है बच्चा, कि कोई चीज आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, यानी इसको हिंदी में कहते हैं संभावना। हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, संभावना, कि कोई भी चीज होने की संभावना कितनी है। ठीक, तो वही आपका क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट पी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ द आउटकम। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे अगर देखा जाए तो भाई आपका चैप्टर यहाँ पे पूरी की पूरी एक्सरसाइज क्या हो गई, खत्म हो गई। बच्चों मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको पूरा पूरा चैप्टर बहुत आराम से समझ में आए। तो अब आपको क्या करना है, मेरे चैनल पे एक नीचे बेल आइकन आपको दिख रहा होगा, इसी तरह सब्सक्राइब का, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर सब्सक्राइब कर लिए हक है तो बगल में बेल आइकन होगा, उस बेल आइकन को दबा दीजिएगा और इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब और लाइक कर दिया तो अपने जितने भी फ्रेंड है उसको शेयर कीजिए और उनके भी मार्क्स को अच्छा गेन कराइए। ठीक है बच्चों, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो एंड कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। बाय बच्चों।